नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग लगातार हमसे कमेंट कर रहे थे भैया वर्तमान के समय में सीटेट की तैयारी हमें करना है ना। बीएड के मैंने कल एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिया था कि कोई भी बच्चा अगर बीएड के आज ही इनरोलमेंट करता है, आज ही आप एडमिशन लेते हैं, तो भी आप जो है सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है सीटेट की जो वेबसाइट है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, आपको अपेयरिंग दिखाना है। तो शायद 2021 बैच का बच्चा अगर सही देखा जाए तो वह तो 2023 में अपेयरिंग दिखाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वेबसाइट में यही दिक्कत है कि आप अगर 22 बैच में भी एडमिशन लेते हैं तो आपका अपेयरिंग 2022 ही ले रहा है। आप 21 बैच के हैं तो आपका अपेयरिंग 2022 ही ले रहा है। ठीक है, तो आप अपेयरिंग 2022 दिखा करके फॉर्म आसानी से डाल दीजिए, वह फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको परीक्षा देने को मिलेगा। परीक्षा देंगे भी, आप वैलिड भी होंगे। अभी कुछ ही दिनों बाद सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन डाल करके इससे संबंधित जो अफवाहें चल रही हैं मार्केट में उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कई सारी अफवाहें आपके बीच चल रही हैं। ठीक है, तो आज हम बताते हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी अगर अभी से आप करना चाहते हैं तो कैसे करें, किस बुक से करें और किस स्ट्रेटजी के साथ करें कि हम जो है, आप सभी लोग जानते हैं, सबको पता है जनरल कैटेगरी का अगर बालक है उसे 90 नंबर पाना अनिवार्य है 150 में। ठीक है, और पहले भी आपको भी पता होगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और अगर कैटेगरी किसी भी कैटेगरी का बालक है, ओबीसी, एससी और एसटी किसी भी कैटेगरी का है, तो उसे 82 नंबर पाना अनिवार्य है। इसके ऊपर आप पाते हैं तो आसानी से पास है, 82 भी पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और मैं बता दूं आपको सीटेट टेट कोई भी परीक्षा होती है उसमें महज पास होना अनिवार्य है। कोई बच्चा 90 नंबर पाता है तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, और कोई बच्चा 150 में 149 नंबर पाता है, जब शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, लेकिन 90 और 149 वाले के माइंड में थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि 149 वाला बच्चा आगे और बेहतर करेगा। ठीक है, 90 वाला बच्चा और बेहतर करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि स्कोर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आप 90 पाते हैं, 92 पाते हैं, 149 पाते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, ऐसा प्रयास आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नंबर आपको पाना है। आगे हम बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं प्राइमरी और जूनियर 2 लेवल की परीक्षाएं इसमें हैं, बोथ परीक्षाएं हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग एक बच्चा कह रहा था भैया हमारा फॉर्म में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 28 नवंबर के बाद, ठीक है, 28 नवंबर के बाद आप अपने फॉर्म में जो है करेक्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी और जूनियर के लिए आपको सभी लोग जानते हैं अगर केवल प्राइमरी का फॉर्म डालेंगे तो आपका 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, और दोनों का आप फॉर्म डालेंगे तो 1200 रुपया लगेगा। तो उम्मीद यही है कि आप दोनों का ही डालिएगा। अच्छा, एक अफवाह मार्केट में यह भी चल रही है कि डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी वाला छात्र जो है केवल प्राइमरी का डाल सकता है। जी बिल्कुल नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन से डीएलएड किए हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन से, वैसे उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन पर ही होता है, तो ग्रेजुएशन से डीएलएड करने वाला बच्चा प्राइमरी भी डालेगा और जूनियर भी डालेगा। लेकिन जो बच्चा जेबीटी वगैरह किए रहते हैं, जो इंटर के बाद डायरेक्ट 2 साल के डिप्लोमा किए रहते हैं, डीएड वगैरह, उन्हें वो केवल यही दे सकते हैं। अगर इंटर के बाद आपका जो है इंटर 10+2 के बाद डिप्लोमा है तो आप केवल प्राइमरी दे सकते हैं, और अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा है तो आप दोनों दे सकते हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपकी हो गई। अब आते हैं कि आप इस परीक्षा में अपने आप को, अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप किस तरीके से इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने मन के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने मन के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप एक अध्यापक होने वाले हैं। ठीक है, और एक आदर्श अध्यापक के तौर पे अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं। आदर्श अध्यापक के क्या गुण होते हैं, उन गुणों को ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप अध्यापक हैं, बच्चों को मारिए पीटिए नहीं, बच्चों को आराम से समझाइए, यही सब चीज़ें जो है पेडागोजी के अंदर आपको आती हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहली बात, सीटेट की तैयारी करना प्रारंभ आप करते हैं उस दिन अपने मन मस्तिष्क में पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ करके वर्तमान के समय में डंडा डांट डर 3D का प्रयोग मना है, और बच्चे को डंडा डांट डर से हम एकदम मतलब दूर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आदर्श अध्यापक की भूमिका में अपने आप को लाइए और इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके समझ आधारित आते हैं। ठीक है, पेडागोजी में समझ आधारित क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों को शायद आप अगर आदर्श शिक्षक के रूप में हल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्राइमरी, अगर प्राइमरी की बात करें जो 1 से 5 तक है, इसकी परीक्षा में हिंदी आएगी, गणित आएगी, पर्यावरण आएगा, बाल विकास या मनोविज्ञान दोनों एक ही है।
और संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बीएससी है तो आपको अंग्रेजी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी लेवल का हो, ठीक है, वो इन तीनों में से कोई भी ले सकता है। और ये 30 नंबर का आएगा, सभी चीज़ें जो है 30-30 नंबर का आएगी। लेकिन होता क्या है, इसमें जो है पेडागोजी आती है। पेडागोजी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे। पेडागोजी की जो हिंदी मीनिंग होती है मित्रों ना, पेडागोजी की हिंदी मीनिंग होती है शिक्षण शास्त्र। क्या होता है? शिक्षण शास्त्र। कि किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि आपको कितना आता है। मुझे कितना आता है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम कितनी बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को आपके मस्तिष्क के अंदर डिलीवर कर पाते हैं, यह मायने रखता है एक अध्यापक के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए पेडागोजी एक सब्जेक्ट रखा गया है इन सीटेट एग्जाम में कि आपको कितना आता है, आपके वैल्यू की पता उससे नंबर से नहीं लगाया जाएगा। आपको शिक्षण शास्त्र आना चाहिए, यह जरूरी है, क्योंकि आप भविष्य के अध्यापक हैं, ठीक है। जो चीज़ें नहीं आएंगी आप एक बार देख करके पढ़ा देंगे तो चलेगा, लेकिन शिक्षण शास्त्र आपको आना चाहिए, किस तरीके से अपने ज्ञान को बच्चों के अंदर डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो शिक्षण शास्त्र पेडागोजी होती है मित्रों। सभी 30-30 नंबर का आता है, हिंदी भी 30 नंबर का आती है, 15 का कंटेंट आता है। 15 देखिए लैंग्वेज इसमें चुनना पड़ता है, प्राइमरी में और जूनियर में लैंग्वेज चुनना पड़ता है। तो आप लैंग्वेज 1 में कौन सा चुनिएगा? लैंग्वेज 1 में उसी सब्जेक्ट को चुनिएगा जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को बेस्ट समझते हैं, अर्थात जो आपकी मातृभाषा है उसे आप सिलेक्ट करिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमें लगता है लैंग्वेज 1 में उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनते हैं। लैंग्वेज 2 क्या होता है? लैंग्वेज 1 होता है एक मातृभाषा, जो आपकी मातृभाषा है। लैंग्वेज 2 का मतलब होता है जो आप अर्जित करते हैं, जिस भाषा को आप मेहनत करके अपने गिरफ्त में लाते हैं, मेहनत करके आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, अधिग्रहित करते हैं, अर्जन करते हैं, ठीक है। पेडागोजी में अर्जन शब्द इस्तेमाल होता है। तो द्वितीय भाषा में आप जो संस्कृत है, अंग्रेजी, उर्दू है, ये आप बोलते नहीं है कहीं पर, इसे आप विद्यालय जाकर के अर्जित करते हैं। तो ये अर्जित भाषा है, इसे आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं और हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं। दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आप हिंदी किस तरीके से पढ़ाएंगे ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोग अभी मैं बताता हूं आपको पढ़ना कहां से, ठीक है। और 15 नंबर के कंटेंट में आपको 10 नंबर का जो है 10 नंबर का केवल और केवल गद्यांश आ जाएगा। गद्यांश पद्यांश 10 नंबर का आ जाएगा और 5 नंबर का बहुत ही आसान व्याकरण, बेसिक व्याकरण आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 नंबर के गद्यांश वाले जो मतलब कंटेंट वाला जो होगा उसमें 10 नंबर का गद्यांश आ जाएगा, गद्यांश पद्यांश मिला करके, और 5 नंबर का बेसिक ग्रामर आ जाएगा और 15 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी। पेडागोजी आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद हम गणित की बात करते हैं। गणित में भी 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। कंटेंट में क्या है? कंटेंट में वही है जो कक्षा 3, 4, 5, ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 में जो बेसिक सवाल हैं। मित्रों मैं इसमें बता दूं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है एनसीईआरटी रोल अदा करता है। अगर आपके पास किताबों की सुविधाएं हैं तो मैं अभी बताता हूं आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। किसी भी बुक पर कोई भरोसा नहीं, आज मार्केट में किसी भी बुक पर कोई भरोसा नहीं, आप एनसीईआरटी के बुक पर भरोसा करिए, क्योंकि सीटेट के पेडागोजी हो या सीटेट का कंटेंट हो, एक सवाल जो है, एक सवाल केवल और केवल एनसीईआरटी से उठता है, बकिया कहीं से नहीं उठता है। इसी वजह से सीटेट में बच्चा 140, 142 नंबर भी पाता है, क्योंकि वह एनसीईआरटी घोल के पी जाते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, ये भी 100% श्योर है, ठीक है। तो इसी वजह से 15 नंबर का कंटेंट आएगा, 15 नंबर के आएगा। अगर आपको 15 नंबर का कंटेंट बेहतरीन करना है तो आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक का जो एनसीईआरटी का पैटर्न है आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक का बेसिक ये भी पढ़ सकते हैं या सीआरटी भी, लेकिन जरूरी यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए कंटेंट के लिए। और सिलेबस क्या है, एक बार आप सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा सिलेबस क्या है। और 15 नंबर के पेडागोजी में आप गणित को किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, गणित को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे वो आपसे पूछा जाता है। जैसे गणित जब पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, आप एक शिक्षक के तौर पे उसमें एक गणित का की पॉइंट है कि आप बच्चों के सामने जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ गणित को लेके जाते हैं। आप बच्चों को गणित का कोई फार्मूला अगर देंगे, फार्मूले पर अगर बच्चों से सवाल लगवाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। पहले बच्चों को कोई चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, बच्चों को कोई चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसे व्यवहारिक ज्ञान से जोड़िए। व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए पहले उसे समझाने का प्रयास करिए, एक भूमिका बनाइए, मूर्त अर्थात जो चीज़ें दिख रही हैं, व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें गणित लगाइए। पूछिए भैया
जैसे उसे जमा पढ़ाना, जोड़ पढ़ाना है। आप पूछिए, अगर आप 2 रुपए आपके पिताजी देते हैं, 2 रुपए आपकी मम्मी जी देती हैं, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? तो बच्चा दिमाग लगा के बता देगा, 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे ही आप उसे चिन्ह फिन्ह का प्रयोग बता देंगे ना, तो डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा। तो बच्चे को पहले व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। गणित की पेडागोजी का सबसे मूर्त रूप, मतलब कि सबसे की पॉइंट यही है कि गणित में जो है क्या किया जाता है, बच्चे को मूर्त से अमूर्त का ज्ञान दिया जाता है। पहले हम व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, जो मूर्त का मतलब ये होता है जो समस्याएं हमें दिख रही हैं वो मूर्त होती हैं। अमूर्त का ये मतलब होता है ऐसी समस्याएं जो हमें दिख नहीं रही हैं, ऐसी समस्याओं को जो हमें अपने सेल्फ ज्ञान से, जब हम मूर्त का ज्ञान करते हैं तभी जाकर के अमूर्त का हम प्रयास कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। अब हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम इस समय मूर्त हैं, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, शायद हम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब हम अमूर्त हो गए। आप अभी तक देख रहे हैं, अभी तक आप हमें देख रहे थे तो मैं मूर्त था, ठीक है। जैसे ही मैं आपके सामने आता हूं, मतलब कि जैसे ही मैं आपके सामने आता हूं, मैं मूर्त हूं, गायब हो जाए, अमूर्त हूं। जिन समस्याओं का हल जो है आप नहीं निकालते हैं, जिन समस्याओं का हल आपके सामने ना हो तब भी आप उसका हल निकालने में सक्षम हो, तो वो अमूर्त होता है, ठीक है। तो इसका की पॉइंट होता है, और इस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। आगमन विधि कहते हैं। ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम समझा दिए। आगमन विधि से कहते हैं कि पहले आप उदाहरण देंगे, उसके बाद उसे समझाएंगे, ठीक है। आगमन विधि से कहते हैं। पर्यावरण की बात करें मित्रों, पर्यावरण कक्षा 1 2 में तो पर्यावरण है ही नहीं। एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण है नहीं। कक्षा 3 4 5 में पर्यावरण है, ठीक है। कक्षा 3 4 5 में पर्यावरण है। कक्षा 3 4 5 के पर्यावरण की किताब जो एनसीईआरटी के है, उस पर्यावरण की किताब का नाम है आसपास, ठीक है। आसपास, अगर आप इस किताब को ले लेते हैं, हिंदी मीडियम में भी किताबें उपलब्ध हैं, अगर आप इस किताब को ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे 15 नंबर के कंटेंट में 15 नंबर आप कक्षा 3 4 5 के पर्यावरण की किताब से पा जाएंगे, ठीक है। और पर्यावरण में मित्रों क्या क्या होता है? पर्यावरण केवल पर्यावरण नहीं होता है, पर्यावरण में विज्ञान होता है, ठीक है। विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, पर्यावरण में सामाजिक विज्ञान होता है, विज्ञान होता है और पर्यावरण होता है। 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जाता है पर्यावरण का निर्माण किससे किससे होता है, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, इन तीनों सब्जेक्ट से पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे कई चीजें आपसे मतलब पूछी जा सकती हैं। कंटेंट आप कक्षा 3री 4थी 5वीं का आसपास की किताब अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई रोक नहीं सकता है 15 नंबर में, 15 नंबर पाने में। पेडागोजी कहाँ से पढ़ें? पेडागोजी अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं पेडागोजी पढ़ाने के लिए वर्तमान के समय मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम पढ़ा दें आपको, है ना। लेकिन जितना हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कोई मैं दावा कर दूं कि ऐसा कर दूंगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप जहां से पढ़ाई करना चाहते हैं वहां से आप पढ़ाई करिए। ना ही मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम लूंगा, ना ही मैं किसी टीचर का नाम लूंगा, ठीक है ना। मैं बता सकता हूं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। पर्यावरण 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट, और कंटेंट आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। पेडागोजी आपको कहां से मिलेगी? पेडागोजी आप जो है एनसीईआरटी के बुक में जो नीचे दिया गया है अध्यापकों के लिए निर्देश, वहीं से पेडागोजी बनती है। लेकिन आपको अगर पढ़ना है कहीं से तो पेडागोजी, पर्यावरण की पेडागोजी 2-3 क्लासेज की लोग पढ़ाते हैं, वहीं से आप जहां से पढ़ सकते हैं पढ़िएगा, ठीक है। बाल विकास एवं मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे इसमें भी 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, ठीक है। आप इसे भी कहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बुक की बात करें तो मैं बुक के लिए तो पीडी पाठक सेलेक्ट मतलब कि बताता हूं, लेकिन वर्तमान के समय में वो चीज़ें आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी बुक है और उसे पढ़ने के लिए मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा था कि पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए अगर आप बाल विकास मनोविज्ञान को पूरा सीटेट लेवल का पूरा करना चाहते हैं, किसी ऐसे टीचर को पकड़िए जो शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाए हों, ठीक है। क्योंकि एक बार जब सिलेबस शुरू होता है तो अंत तक आपको पढ़ना आवश्यक होता है। चीज़ें बाल विकास यहीं से कवर कर लीजिएगा। संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकर के 15 की पेडागोजी, 15 का कंटेंट है, एनसीईआरटी से पूरा मिल जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर कर पाएंगे। आगे बात करते हैं जूनियर में। जूनियर में कोई भी बच्चा अगर साइंस साइड का बच्चा है तो उसे जो है गणित विज्ञान लेना पड़ेगा, और अगर आर्ट साइज का बच्चा है और उसने जो है बीकॉम वगैरह किए हैं, जो बीकॉम किए हैं वह भी सामाजिक विज्ञान लेंगे, ठीक है। केवल साइंस वाले जो है गणित विज्ञान लेंगे। बाकी हिंदी हुआ, बाल विकास मनोविज्ञान हुआ, संस्कृत हुआ, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड इसमें भी सेम प्राइमरी की तरह आएगा, और बाल विकास मनोविज्ञान सेम प्राइमरी की तरह आएगा, ठीक है। 30-30 नंबर का। बस 60 नंबर में जो साइंस लिया रहेगा वह गणित विज्ञान देगा, और 60
सामाजिक विज्ञान लिया रहेगा, जो आर्ट वर्ड का बच्चा रहेगा वह सामाजिक विज्ञान देगा। इसमें भी 15 का कंटेंट आएगा, 15 की पेडोलॉजी आएगी, 15 का कंटेंट, 15 की पेडोलॉजी। बाल विकास में भी 15 का कंटेंट, 15 का पेडोलॉजी। अब सामाजिक विज्ञान में क्या होगा, जैसे हम जो है आर्ट साइड के बच्चे हैं, कोई साइंस साइड का बच्चा है, तो उसे जो है 40 का कंटेंट आता है, 40 का कंटेंट। और एक कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ से मित्रों, मैं 100% आपको श्योर कर दूं कि सभी के सभी कंटेंट, अगर आप सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं तो कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जो चीजें हैं ना, सामाजिक विज्ञान की जो किताब है कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का, 100% उसी से पूरी की पूरी कंटेंट 40 नंबर का जूनियर लेवल में मिलने वाला है। सीबीएसई जो मतलब कि सीटेट जो भी परीक्षा कराता है एनसीईआरटी की बुकों से ही क्वेश्चन लाता है। तो आप अगर कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है 40 नंबर के कंटेंट में से आपके कम से कम 35 से कम सही हो जाए, बिल्कुल 35 सही होंगे। और पेडोलॉजी जो 20 नंबर की आती है, बहुत आसान पेडोलॉजी होती है, बहुत आसान होती है। अभी मैं पेडोलॉजी आसान आपको कराऊं, कुछ लोग कहेंगे भैया कैसे आसान होता है ना। तो आसान आप कहाँ से देखेंगे जानते हैं, कैसे आपको पढ़ना है मैंने बताया। अब सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में कैसे कैसे क्या चीज़ दी हो गई। उसके बाद किसी एक कहीं भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कहीं से आप पढ़ना चाहते हैं तो उनसे एक ही टीचर से आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन भर में 5 टीचर से आप पढ़िए, किसी एक टीचर से आप पढ़िए, ठीक है, जिससे आप पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं बातें स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी प्रकाशन का प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। और 2021 में इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन पेपर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। 2021 में 23, 25, 26 दिन पेपर हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चन वैसे ही सेम अब की बार भी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट में क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। मैं बता दूं 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 40% क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं, उसी में से शब्द इधर उधर करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर लीजिएगा और उसे करिएगा। जैसे पेडोलॉजी और कंटेंट किसी का कहीं से पढ़ते हैं, उसके बाद उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है सीटेट में ज़्यादा मार्क लाने के लिए प्रैक्टिस करना। डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली के डेली आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करने हैं। कंटेंट और पेडोलॉजी आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। और सबसे पहला काम आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक है। सिलेबस आपको देख लेना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे आप क्या करेंगे, हमें आप जब पेडोलॉजी वगैरह कहीं से पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको जो है प्रश्न दिखाने की, कैसे प्रश्न आते हैं। और हमारे पास अगर समय रहता है तो हम उसे समझाने का भी प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आप जानते हैं बेहतर करने का प्रयास हमारी तरफ से रहता है, और आगे हर इच्छा जितना बेहतर हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। सीटेट की तैयारी आपको ऐसे करनी है। और प्रीवियस ईयर पेपर की अगर नाम ले लूँ किसी प्रकाशन का, तो प्रकाशन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूथ कंपटीशन, ठीक है, यूथ कंपटीशन का आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। प्राइमरी जूनियर दोनों का आया है, आप ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। और 2021 का पूरा कंटेंट दिया गया है अच्छे से, क्योंकि इसमें नीचे डिस्क्राइब भी बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और किसी भी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पढ़ने के लिए, मैं बता दूं, मैं भी जैसे भी है, लेकिन एक बार पढ़ने के लिए आपको किसी न किसी टीचर का सहयोग जरूर लेना चाहिए। और आप अगर ले रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको विशेष शुभकामनाएं। आप बेहतर करिए, पहली बार में ही आप सीटेट को पास कर जाइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं आप 140 पाइए, आप पहली बार में आप सीटेट को पास कर जाइए। आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी हो जाएगी। कभी भी सुपर टेट की वैकेंसी आती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जिस उद्देश्य के साथ आप इस कोर्स में हमारे साथ आए हैं, निश्चित तौर पे ये उद्देश्य कभी न कभी जरूर पूरा होगा, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और कल जो है एक बच्चा कह रहा था सर आपका लुक चेंज हो गया है। तो लुक चेंज होने का, जैसे हम हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से, तो हमारे यहाँ होता यह है कि जब किसी का निधन हो जाता है तो हमारे यहाँ शुद्ध कर्म कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में जो है हमारे बाल वगैरह जो है हटा दिए जाते हैं। ये बाल वगैरह हटाने का सीधा पर्याय ये है कि हम जो है समाज को प्रदर्शित करना चाहते हैं। जैसे बाल हमारे हट गए, दाढ़ी हट गई है ना, इससे हम अपने आप को शोकग्रस्त दिखाना चाहते हैं, ऐसी हमारी सामाजिक मान्यता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बाल अशुद्ध हो जाते हैं, हटाने पर सही हो जाएंगे। बस बाल वगैरह इस वजह से हटाए जाते हैं जिससे हम सामाजिक रूप से प्रदर्शित कर पाएं कि हम शोकाकुल हैं, हम शोकाकुल परिवार से हैं, बस यही बात है। और हिंदू धर्म में ऐसा होता है, आप भी जानते हैं, तो इसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो अंतिम में अपनी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। लगातार प्रयास करिए, बेहतर करिए, पलट कर फिर आऊँगा शाखों पर खुशबू लेकर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं तो मुझे ये बहुत मोटिवेशनल वाक्य लगता है।
पलट कर फिर आऊँगा शाखों पर खुशबू लेकर, तुम जरा मौसम बदलने का इंतजार तो करो। जिस दिन आपका मौसम परिवर्तित होगा उस दिन आपके जीवन में हर तरफ जो है हरियाली आएगी। हमारे पिताजी एक चीज़ कहते हैं कि जब नीको दिन आइयो बनत न लगी हो देर, है ना। जब आपके दिन अच्छे होना शुरू हो जाएंगे तो आपको छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आज लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। निश्चित तौर पे आज आप संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन जिस दिन आपका दिन बेहतर चलने लगेगा ना, उस दिन आपको वो चीज़ें बहुत नगण्य महसूस होने लगेंगी। इसलिए अच्छे दिन का इंतजार करिए, धैर्यपूर्वक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि शिक्षा ही वह सशस्त्र हथियार है जिससे आप अपनी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं। हम भी आपके इस मतलब कि आपको मुकाम तक पहुँचाने के लिए इस हवन में अपने आप को जो भी दे रहे हैं देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।